बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के ऊपर और ये हमारा डीएसएम की कैटेगरी का लेक्चर नंबर 9 है। अगर आप स्कूल में एज अ साइकोलॉजिस्ट जाएं और वो आपको ऐसे बच्चे दे दें जो पढ़ाई में बहुत वीक हों, या आप ऐसे बच्चे देखें जिनको पढ़ाई में बहुत मसला आता हो, पढ़ना या स्टडीज़ करना उनके लिए एक बहुत मुश्किल सा काम हो, रीडिंग उनकी बहुत ख़राब हो, आप उनसे कोई चीज़ रीड कराएं तो वो सही से रीड ना कर पाएँ, उसमें बहुत मिस्टेक्स करें, राइटिंग उनके लिए एक मसला हो, आप उनको कुछ लिखने को दें तो वो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर्स करते हों, उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हों, या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट उनके लिए बहुत मुश्किल हों, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सिंपल भी उनके लिए बहुत मुश्किल से काम हो। ऐसे छोटे बच्चे जो वर्ड्स को रिकॉग्नाइज ना कर पाते हों, ABCD अगर वो सीखें तो फिर अगर आप उनसे बाद में पूछें, बार बार सीखने के बावजूद भी उनको वर्ड्स की पहचान ही ना हो, आप उनसे पूछें बी का, पूछें बी है क्या है, उनको ना पता हो ये क्या चीज़ है। ऐसे बच्चे जो एक चीज़ याद करें और फिर भूल जाएं फ़ौरन से, या फिर ऐसे बच्चे जिनको आता हो वो आपको सुनाने लगें तो वो सही सुनाएं, लेकिन लिखते वक्त वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर दें, लिखते वक्त सब ख़राब लिखते हैं, उनके एकेडमिक ग्रेड्स रेगुलरली कंसिस्टेंटली बार बार लो आ रहे हों और उनके ऊपर एक लेबल लग रहा हो कि ये बहुत नालायक है। ऐसे बच्चों को आपने ये देखना है कि क्या उनको स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर तो नहीं है। आज हम इस डिसऑर्डर को बहुत सिंपल करके एग्जांपल्स के साथ समझेंगे और हमने ये भी देखना है कि क्या हम हर उस बच्चे को ये डिसऑर्डर डायग्नोज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते जिसको पढ़ाई में मसला आता हो। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आए हैं, मैं उन्हीं केसेस के थ्रू आज आपको ये डिसऑर्डर समझाऊंगा, फिर हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे, ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे इसका और देखेंगे कि हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। केसेस है, मैं कुछ केसेस आपके साथ ब्रीफली शेयर करूंगा और हम उन्हीं केसेस के थ्रू इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। मैं एक स्कूल में था तो वहाँ मदर मेरे पास आई, उन्होंने मुझे बताया कि उनका बच्चा भी 8th ग्रेड में प्रमोट होना था, लेकिन स्कूल वालों ने उसको स्कूल से ही निकाल दिया क्योंकि वो 7th ग्रेड के पेपर पास नहीं कर सका। तो मैंने कहा ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आप दोबारा जाके पेपर दे दें। उन्होंने बताया कि 3 दफ़ा वो अटेम्प्ट करवा चुकी हैं पेपर, लेकिन बच्चा पेपर पास कर ही नहीं पा रहा। तो मैंने कहा तो ये फिर आप टीचर से पूछें कि ऐसी क्या वजह है, वो तो कोई खास तवज्जो दें कि बच्चा पेपर्स क्यों नहीं पास कर पा रहा। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि आपका बच्चा मजीद नहीं चल सकता, हम इसको मजीद प्रमोट नहीं कर सकते, हमने इसके साथ पहले बहुत कोशिश की है लेकिन अब इसको मजीद प्रमोट नहीं कर सकते। तो मेरे जहन में भी आया कि ऐसी क्या वजह है कि बच्चे को प्रमोट नहीं किया जा रहा। मैंने उसकी कॉपीज़ वगैरह मंगवा ली तो मैंने देखा उसकी पूरी कॉपी जो है मिस्टेक से भरी हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक्स, सिंपल सिंपल वर्ड्स की भी बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। तो फिर मैंने टीचर से भी पूछा कि क्या इस बच्चे की इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स क्यों हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि बच्चा जो है बोर्ड से देख के भी बहुत स्लो लिखता था, सारे बच्चे जो थे वो काम कंप्लीट कर जाते थे, इसने आधा भी नहीं लिखा होता था, ये इतना स्लो लिखता था। तो मैंने कहा आपने पहले क्यों नहीं रिपोर्ट किया, पहले क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने एक सिंपल सा रीज़न होता है हमेशा से कि बच्चा बहुत ओबीडियंट था, बहुत अच्छा बच्चा है, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बहुत अच्छी और नो डाउट उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी। खैर मैंने उस बच्चे की असेसमेंट शुरू कर दी। मैंने देखना चाह रहा था कि कोई एनवायरमेंटल फैक्टर तो नहीं है कि बच्चे की पढ़ाई बहुत वीक है। मुझे पता चला इसकी एकेडमी की जो टीचर है उन्होंने भी यही कंप्लेन की है कि बच्चा पढ़ता ही नहीं है, उसको चीज़ें याद ही नहीं होती, वो चीज़ें भूल जाता है बार बार, वो मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करता है, स्पेलिंग की, रीडिंग में बहुत मसला। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने 4th क्लास की बुक्स मंगवा ली और मैंने उसको रीडिंग के लिए दे दी। अब वो 8th क्लास का बच्चा लेकिन 4th क्लास की बुक की रीडिंग भी नहीं कर सकता था। मैंने उसको कुछ स्पेलिंग्स लिखने के लिए दे दिए। मैंने उसको बोला मंडे से लेके संडे तक जो ये डेज हैं ये लिख के बता दो। उसने इनके स्पेलिंग्स भी गलत लिखे। 8th क्लास का बच्चा मंडे से संडे तक भी गलत लिख रहा था। जनवरी दिसंबर तो उसको आ ही नहीं रहे थे। फिर सिंपल जो स्पेलिंग्स होते हैं जैसे एक्साइटमेंट, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, इंजॉयमेंट, ये वर्ड्स के स्पेलिंग्स भी वो बहुत गलत लिखता जा रहा था। फिर मैंने साथ में ये भी देखा कॉपीज़ के अंदर ना अक्सर बी और डी वाले जो स्पेलिंग्स है उसमें ज़्यादा मिस्टेक है। तो मैंने थोड़ी हिस्ट्री ली, मैंने उससे पूछा कि आपको इन वर्ड्स की पहचान में मसला तो नहीं था। तो उसने कहा कि सर मैं जब छोटा था, 2nd क्लास में, 1st 2nd 3rd क्लास में, तो मैं हमेशा बी की जगह डी लिखता था, डी की जगह बी लिखता था और मुझे समझ ही नहीं आती थी बी कौन सा डी कौन सा है। तो मुझे थोड़ा सा हुआ कि इसको वर्ड्स रिकग्निशन में बहुत ज़्यादा मसला था। और मज़े की बात, ए से लेके जेड तक जब मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखवाए, अभी भी 8th क्लास में आके भी ए से जेड तक मैंने 3-4 बार उससे लिखवाए और उसने बार बार गलत लिखे और उस आधे में जाके भूल भी जाता था कि यहाँ से आगे क्या आएगा। अच्छा, जब मैंने आईक्यू टेस्ट उस पर अप्लाई किया तो आईक्यू टेस्ट पे वो अबव एवरेज गया, आईक्यू लेवल उसका बहुत अच्छा था, कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बहुत ज़बरदस्त थी, ठीक है, लेकिन स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन जो पढ़ाई को लेके था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा एक दूसरा बच्चा आया जिसको ADHD स्टार्ट में डायग्नोज हुआ, तो मुझे डाउट था इसको ADHD नहीं होगा, थोड़ी बहुत फैमिली चेंजेस किए थे तो वो उसका ADHD ठीक हो गया था, लेकिन उसको पढ़ाई में मसला था। उसकी मदर बार बार मुझे वो क्योंकि खुद भी टीचर थी, वो बच्चे को पढ़ाती थी खुद और मुझे कहती है सर मैं इसको खुद पढ़ाती हूँ, मैं खुद याद कराती हूँ, इसको आ रहा होता है, लेकिन अगले दिन टेस्ट होता है वो उसमें जाके सारा ख़राब लिखाता है।
फिर कहती हैं कि मैं खुद जब पढ़ाती हूँ, मैं दोबारा लेती हूँ टेस्ट, तो अक्सर ये पहली बारी में ही खराब लिखना शुरू कर देता है। फिर मैं इसको 2-3 दफा लिखवाती हूँ कि उसको सुनाने लगता था तो सही सुनाता था, लिखने लगता था तो गलत कर देता था। मैंने उसकी स्क्रीनिंग की तो मुझे पता चला उसको वर्ड्स रिकॉग्निशन है, लेकिन उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। अगर वो कोई बात आपको बता रहा है और मैं उसको कह देता हूँ ना ये लिख के बता दो मुझे, तो उसको लिखने से तो वो भागता था, लिखने से वो बहुत तंग होता, फ्रस्ट्रेट होता था। होमवर्क में भी 1-2 काम ही वो करता था जो टीचर उसको पसंद आता था, बस उसका काम कर लेता था, बाकी काम से वो भाग जाता था। सेम इसी तरह का एक और क्लाइंट भी मेरे पास आया था क्लिनिक के ऊपर। उसको भी 6th क्लास में वो था, लेकिन ए से जेड तक के वर्ड्स की पहचान उसको नहीं थी। मैंने उसको शेप्स बनाने के लिए दी तो शेप्स में सर्कल, ओवल ये भी वो भूल चुका हुआ था कि वो कैसे बनानी है। स्पेलिंग मिस्टेक्स उसकी बहुत ज़्यादा थी, वही मंडे से संडे तक उसको नहीं लिखना आता था। अपना नाम लिख लेता था, एक आध बहन का नाम लिख लेता था, बाकी नाम के स्पेलिंग्स उसको नहीं आते थे, वो भूल जाता था, खराब लिख देता था। अच्छा, इसके अलावा एक दिन आया मेरे पास, मुझे कहता है सर आज मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ, लेटर आया था, लेटर मुझे सारा याद था, मैं सारा लिख के आया हूँ। मैंने लिखवाया तो उसने सारा खराब लिखा, उसने हर चीज के स्पेलिंग खराब लिखे, कोई सेंस नहीं था। पैराग्राफ, कोई वर्ड्स, कुछ वर्ड्स जो थे वो बहुत बड़े लिखे हुए थे, कुछ वर्ड्स छोटे लिखे हुए थे, कोई लाइन ऊपर गई थी, कोई लाइन नीचे गई हुई थी, कोई स्ट्रक्चर भी नहीं था। अब सारा उसने खराब लिखा था और वो खुश था कि मैंने आपको भी टेस्ट दिया। मैंने उससे पूछा आपने सही लिखा है? वो कहता मैंने सही लिखा है। मैंने कहा मुझे सुनाओ। आप यकीन करें उसने जब मुझे सुनाया ना, उसने सारा का सारा सही सुनाया, लेकिन जो लिखा हुआ था वो सारा का सारा गलत लिखा हुआ था, एक लफ्ज भी उसमें ठीक नहीं था। उसमें ए एंड द ये भी मिस हुए हुए थे बहुत सी जगहों पे। सिंपल अंकल के स्पेलिंग भी गलत थे, वॉच के स्पेलिंग भी गलत थे। एक और बच्चा था 9th क्लास का, ये चौथा केस मैं आपको बता रहा हूँ। 9th क्लास का बच्चा था, उसको मैथ्स में बहुत इशू था। उसने मुझे बताया सर मुझे मैथ्स शुरू से बहुत बुरी लगती है। तो मैंने उसको सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया 9th क्लास के बच्चे को, सिंपल सिंपल एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, और उसने, आप यकीन करें, बहुत टाइम लगाया उनको सॉल्व करने पे। और डिवीजन पे तो उसने छोड़ ही दिया, उसने कहा सर ये मुझसे नहीं होते, डिवीजन वाले बहुत मुश्किल है। इसके क्वेश्चन जब भी मैं उसको देता था ना तो वो लिटरली सर पकड़ के बैठ जाता, सर मुझसे ना कराएं। तो मैंने जब हिस्ट्री वगैरह ली, उससे ली, उसकी मदर से ली, तो पता चला ये मैथ में शुरू से ही बहुत ज्यादा वीक है। वो कहते हैं बड़ी मुश्किल से हमने इसको पास करा के यहाँ तक पहुंचाया, और अभी भी हम कहते हैं किसी तरह ये पास कर जाए। तो मुझे डाउट हुआ कि इसकी एक हिस्ट्री रही है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर की। तो मैंने जब इसको डीएसएम के अंदर देखा तो मुझे वहां नजर आया कि 3 हिस्सों में डिवाइड है ये डिसऑर्डर। मैं अभी शुरू में ही ये बता देता हूँ, आगे मैं इसको सिंपल शॉर्ट करके बताऊंगा। पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया बोलते हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में एक टाइप है उनकी डिसलेक्सिया, जहां पे बच्चे को रीडिंग में बहुत ज्यादा मसला आ रहा हो, वो रीडिंग सही से ना कर पा रहे हो, रीडिंग में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हो, वर्ड्स की रिकॉग्निशन ना होती हो। मैंने जैसे आपको बताया बी और डी में फर्क, अगर आप इसकी एक मिसाल देखना चाहेंगे ना तो वो तारे जमीन पे जो फिल्म है वो आप देख लें, वो एक डिसलेक्सिया की एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। दूसरे नंबर पे उन्होंने लिखा हुआ है डिस्ग्राफिया, कि एक बच्चे को वर्ड्स की रिकॉग्निशन हो लेकिन उसको लिखने में बहुत ज्यादा मसला हो। अगर उसके जहन में कोई आइडियाज हैं, आप उसको बोले लिख के बताओ, तो वो आपको लिख के ना बता सकता हो। स्पेलिंग मिस्टेक्स वो बहुत ज्यादा करता हो, रिटन एक्सप्रेशन में जो मसला होगा वो डिस्ग्राफिया में आता है। तीसरे नंबर पे जो है वो डिसकैलकुलिया, जो मैंने आपके साथ लास्ट केस शेयर किया, जहाँ पे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से मसला आता हो, उसको मैथ्स के फैक्ट्स ना आते हो, नंबर्स ना समझ आते हो। इसकी डिटेल में हम आगे जाके थोड़ा सा सीखते हैं, जो आगे सिम्टम्स का क्राइटेरिया। अगर आप DSM-5 के अंदर इसके देखेंगे ना तो वहां पे इन्होंने 5 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, जिसमें क्राइटेरिया ए उन्होंने दिया हुआ है डिफिकल्टी इन लर्निंग और यूजिंग एकेडमिक स्किल्स, कि बच्चे को लर्निंग में बहुत ज्यादा मसला आता हो, या जो एकेडमिक स्किल्स होती हैं रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, इसमें उसको बहुत ज्यादा मसला आता हो, मुश्किल आती हो। अच्छा, इसके नीचे उन्होंने 6 सिम्टम्स लिखे हुए हैं। 6 में से उन्होंने लिखा है कम से कम एक होना चाहिए बच्चे में लाजमी। अगर आपको एक सिम्टम भी नजर आए बच्चे में और वो 6 महीने से लगातार नजर आ रहा हो, तो आप इस डिसऑर्डर के अंदर उसको देख सकते हैं। अब ये के 6 सिम्टम जो है इन्होंने उसी 3 कैटेगरी से दिए हुए हैं, डिसलेक्सिया से दिए हुए हैं, डिस्ग्राफिया से दिए हुए हैं और डिस्कैलकुलिया से दिए हुए हैं। हम वन बाय वन 6 के 6 को समझते हैं। सबसे पहला सिम्टम जो उन्होंने वहां पे लिखा हुआ है कि बच्चा जो है इनएक्यूरेट रीडिंग करता हो, या स्लो रीडिंग करता हो, या बहुत एफर्ट लगाता हो रीडिंग करने में। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले इनएक्यूरेट रीडिंग को समझते हैं कि जब भी बच्चा रीडिंग करे तो इनएक्यूरेट कर दे। जैसे एलिफेंट है तो उसको पढ़े एलिफेंट, ठीक है, या हैप्पीनेस है उसको पढ़ ले हैप्पनेस, गलत प्रोनाउंस कर ले या गलत पढ़ ले, वो आप देखते हैं। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि जब वो ऊंची आवाज में पढ़ रहा हो तो वो सेंटेंस ही गलत पढ़ ले। जैसे लिखा हो फॉर एग्जांपल द कैट सेट ऑन द मैट, वो पढ़ ले जल्दी में, ऊंची आवाज में पढ़ा तो बोलेगा द कैट सेट ऑन द मैन, वो मैट को मैन में गलत पढ़ ले, वो जल्दी में पढ़ते हुए बहुत ज्यादा या ऊंची आवाज में पढ़ते हुए बहुत ज्यादा गलत पढ़े।
इसके अलावा स्लो रीडिंग में आपको सिंपल सी एग्जांपल है कि जब भी बच्चा पढ़ रहा हो तो बहुत स्लो स्लो पढ़े, हेजिटेट करे, पॉजेज ले पढ़ते हुए, वो उसको रीडिंग करते हुए बहुत ज़्यादा पॉजेज ले रहा हो, वर्ड्स को तोड़ जोड़ कर रहा हो, तो वो आप इसमें देखते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि ऐसे बच्चे खुद से ना गेस करें, अंदाजा लगाएं कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। कोई भी नया वर्ड उनके सामने आए तो वो अपने से ही प्रोनाउंस कर दें, या वो उस चीज से प्रोनाउंस करें जो पहले से उनके जहन में एक वर्ड बैठा हो, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोनाउंस कर दें। जैसे एलिगेंट उन्होंने फर्स्ट टाइम सुना हो, या उनके सामने फर्स्ट टाइम है, वो वहां लिखा हो एलिगेंट, आप उनसे पूछें ये क्या है, तो वो उसको एलिगेंट को उनके जहन में एलिफेंट आ रहा हो तो एलिफेंट पढ़ दें, ठीक है। तो वो खुद से गैस कर दें, उसको या तोड़ जोड़ करने की, या इलगेंट इलगेंट पढ़ लें, उसको अपने से ही कोई प्रोनाउंस करना शुरू कर दें। या जैसे मल्टी सेलेबल वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पार्लिमेंट, ये 3 लफ्जों में टूटता है, तो वो तोड़ने के बजाय उसको एक ही में प्रोनाउंस कर दें, जैसे पार्टमेंट बोल दें या पोलरमेंट बोल दें, अपने से गेस करना शुरू कर दें वर्ड्स को रीडिंग के दौरान। तो वो आप, ये पहला सिम्टम की एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे अगर आप वहां सिम्टम देखेंगे तो वहां उन्होंने लिखा हुआ है कि डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रेड। ऐसे बच्चों के साथ ये भी हो सकता है, अगर वो कुछ पढ़ के आपको बताएं और आप उनसे पूछें कि इसका मतलब क्या है, तो वो आपको मतलब ही ना बता सकते हो, उन्होंने बस उसको रीड ही किया हो, उसका मतलब उनको समझ ना आता हो। तीसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो वहां उन्होंने लिखा हुआ कि बच्चा स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करता हो, अपनी मर्जी से वर्ड के अंदर कोई वर्ड्स जोड़ता हो, वॉवल्स जोड़ता हो, ठीक है, कोई चीजों को अपनी मर्जी से स्पेलिंग्स में से निकाल देता हो। तो उसके जैसे एलिफेंट है तो एलिफेंट के उसके कोई और ही स्पेलिंग लिखना शुरू कर दे। हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल के, जैसे मेरे पास एक बच्चा था तो वो, हम अक्सर वेनसडे पढ़ते हैं ना, वेनसडे पढ़ते हैं या वेंसडे पढ़ते हैं, तो वो बच्चा वेंसडे को वेंसडे ही स्पेलिंग लिखता है, जैसे VENSDAY डे, वेंसडे लिखेगा, वो वेडनेसडे नहीं लिखेगा। या फिर जैसे एंजॉय लिखना है तो उसके जहन में आई से एंजॉय आ जाए। हैप्पी लिखना है तो HAPPI हैप्पी लिखते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे चौथा सिम्टम, तो वहां उन्होंने लिखा हुआ कि डिफिकल्टी इन रिटन एक्सप्रेशन। ऐसे बच्चों को अगर आप कोई पैराग्राफ लिखने के लिए देंगे ना तो वो उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करेंगे, जैसे ग्रामर की बहुत ज्यादा मिस्टेक कर सकते हैं। जैसे अगर उन्होंने लिखना है ना आई वॉज देयर, तो वो लिखेगा आई इज देयर, ठीक है, आई इज कमिंग, तो अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ भी जोड़ेंगे, कोई ग्रामेटिकल सेंस तो होगा ही नहीं सेंटेंस का। इसके अलावा पैराग्राफ की भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। मतलब आप देखेंगे ना, एक लफ्ज उन्होंने लिखा है तो उसके बाद दूसरे लफ्ज में और पहले लफ्ज में एक दफा बहुत ज्यादा स्पेस होगी, उससे अगले लफ्ज में बहुत कम स्पेस होगी। तो कोई लफ्ज एक ही स्पेलिंग के अंदर, एक लफ्ज बहुत बड़ा होगा, एक लफ्ज बहुत छोटा होगा, तो अब कोई उनका ना सीक्वेंस नहीं होगा लिखने का। इसके अलावा अगर उनके जहन में कोई चीज होगी और आप उनसे कहेंगे ना कि इसको लिख के दो, तो उनके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं रहती कि अब इसको लिखना कैसे है। पांचवें नंबर पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है डिफिकल्टी मास्टरिंग नंबर सेंस। ऐसे बच्चों को ना नंबर्स की सेंस नहीं होगी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आप छोटे बच्चे ना, अगर आप उनसे पूछ लें, मतलब फॉर एग्जाम्पल ग्रेड 3-4 के बच्चे, उनसे पूछते हैं 20 बड़ा है कि 30 बड़ा है, तो उनको शायद समझ ही ना आए कि आप 20 बड़ा है कि 30 बड़ा है, 100 रुपये ज्यादा है कि 50 रुपये ज्यादा है, शायद उनको इस चीज की समझ ना आए। आप उनसे पूछ लें कि अगर बड़े बच्चे हैं, आप उनसे पूछते हैं कि 2 × 9 बड़ा है कि 3 × 6 बड़ा है, तो अब उनको समझ ही ना आए कि मैंने इनमें से ज्यादा बड़ा कौन सा नंबर है, उनको नंबर की सेंस ना समझ आ रही हो। इसके अलावा अगर आप देखेंगे वहां पे उन्होंने लिखा हुआ कि उनको नंबर के फैक्ट्स को समझने भी मुश्किल होती हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप उनसे पूछ लें ना, जैसे एक नंबर फैक्ट होता है कि 10 + 10 इज 20, ठीक है, 50-50 इज 100। अच्छा, 5 20 मिलाएं तो 100 बन जाता है। अगर आप उनसे पूछ लेंगे ना कितने 20 मिलके 100 बनाते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। या आप उनसे पूछ लें 10 + 10 कितने होते हैं, तो वो फिंगर्स पे काउंट कर, छोटे बच्चे हैं तो वो फिंगर्स पे काउंट करना शुरू कर दें। इवन बड़े भी अक्सर मैंने देखा, वो जो बड़ा बच्चा था 9th क्लास का, वो वैसे ही करता था, फिंगर्स पे काउंट करना शुरू कर देता। जब मैंने उससे पूछा कि 100 में कितने 20 होते हैं, तो वो बहुत कंफ्यूज हो गया था। वो कोई 15-20 मिनट लगा रहा, उस बेचारे को समझ ही नहीं आई कि कितने होते हैं। 9th क्लास का बच्चा था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वहां उन्होंने लिखा हुआ कि डिफिकल्टी और कैलकुलेशन में उनको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन में, इनमें ना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती हो, तंग होते हो इनको सॉल्व करते हुए। अगर आप उनको दे दें ना 24/9 कर दें, तो वो बेचारे अब उसको अपनी मर्जी से करना शुरू हो जाएंगे। ऐसे करते हैं कि कभी शुरू में उसको खुद से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना शुरू कर देते हैं, फिर उनको ख्याल आता है नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, फिर माइनस करके शुरू कर देते हैं। इस तरह की मिस्टेक्स भी वो करते हैं। तो एंड तक वो आके कंफ्यूज रहे और वो फाइनल भी आपको कोई आंसर निकाल के ना दे पाए। 6वें नंबर पे अगर आप सिम्टम देखेंगे तो वहां उन्होंने लिखा हुआ है कि मैथमेटिकल रीजनिंग में डिफिकल्टी आती हो। जैसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, फैक्ट्स होते हैं,
उसमें मसला आता हो, या मैथमेटिकल प्रोसीजर्स जो होते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन होता है उसका स्टेप बाय स्टेप आंसर होता है, वो स्टेप बाय स्टेप आंसर में भी उसको मसला आता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं या फैक्ट्स होते हैं। जैसे एक पिज्जा है, आप अगर किसी से पूछें एक पूरे पिज्जा का 1/3 अगर कोई खा जाए तो बाकी कितना बचेगा, ठीक है, तो वो उसके लिए एक प्रॉब्लम हो कि यार ये क्या सवाल है, उसको समझ ना आती हो। अक्सर परसेंटेज के सवाल में या अलजेब्रा के क्वेश्चन में भी लोग फंस जाते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन वो एक बड़ा लेवल है, छोटे लेवल पे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मैथमेटिकल प्रोसीजर में अगर आप जैसे उसको रेक्टेंगल दिखाएं, आप उसको बोलें इसका एरिया फाइंड आउट करो, अब उसको ये ना समझ आ रही हो, जैसे ही थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स सवाल आता हो तो वो समझे पैनिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो उसके लिए एक बहुत मुश्किल सी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो वो आप इस सिम्टम को उसमें कंफर्म करते हैं। इसके अलावा अगर आप क्राइटेरिया बी देखेंगे तो वहां उन्होंने लिखा हुआ है कि उसकी जो एकेडमिक स्किल्स है ना, उसकी क्रोनोलॉजिकल जो एज होती है, एक फिजिकल एज होती है और एक ये होती है, तो उससे कम हो। मींस के अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा 4th क्लास का, तो वो 4th स्टैंडर्ड के तो क्वेश्चन हल ना कर पाता हो, इवन वो 2nd स्टैंडर्ड के भी ना हल कर पाता हो, या 1st स्टैंडर्ड के भी उसको मुश्किल आती हूँ, तो अपनी एज से कम एज के बच्चों के सवाल हल करना भी उसके लिए मुश्किल होते हैं, और इतने ज़्यादा हो जाएं कि उसकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ हैं ज़ाहिर है वो भी ख़राब होती हो, उसकी स्कूल लाइफ भी ख़राब होती हो, वो प्रेशर की वजह से, वो स्ट्रेस की वजह से उसकी वो सारी चीज़ें ख़राब होती हों। क्राइटेरिया सी अगर आप देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि ये अर्ली स्कूलिंग में स्टार्ट हो जाते हैं इसके सिम्टम्स, और एकदम से नहीं पता चलता, क्योंकि एक बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी होती है कहीं ना कहीं तक, जैसे ही उस कैपेसिटी से बाहर बच्चा जाता है ना, वहां पे उसके सिम्टम्स पता चलना शुरू हो जाते हैं। जैसे इन सिम्टम्स का सही से पता चलता है जब एक टाइम लिमिट के अंदर टेस्ट होते हैं। एक तो शुरू में पता चल जाता है जब बच्चे को वर्ड्स की रिकॉग्निशन हो ही नहीं रही होती, डिसलेक्सिया, आप वहां तक उसको देख सकते, लेकिन जैसे ये ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे एक टाइम लिमिटेड टेस्ट होते हैं, वहां पे इनके सिम्टम्स का है ज्यादा पता चलता है, या फिर इनका रीडिंग और राइटिंग में पता चलता है, या इस किस्म के लेंथी और कॉम्प्लेक्स किस्म की चीजें हों तब इनके सिम्टम्स जो हैं वो सामने आते हैं, या फिर जब एकेडमिक ओवरलोड हो जाता है, मतलब एक कैपेसिटी से ज्यादा काम आना शुरू हो जाता है, घर का 1 से 2 काम, 2 से 3 काम मिलना शुरू हो जाते हैं, इनके माइंड पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है, तो तब इनके सिम्टम्स जो हैं वो ज्यादा सामने आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप क्राइटेरिया डी देखते हैं तो वहां इन्होंने लिखा हुआ है कि इस बच्चे को ना आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि ये ना हो कि उसकी जो लर्निंग डिफिकल्टीज है इसलिए हो कि उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ये हम आगे जाके डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे। इसके अलावा उन्होंने लिखा हुआ है कि उसको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ना हो, वो भी हम आगे जाके देखते हैं थोड़ा सा, और साथ में साइकोलॉजिकल एडवर्सिटी ना हो। ये भी जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि क्या हम हर बच्चे को ये डिसऑर्डर डायग्नोज कर सकते हैं जिसको लर्निंग डिफिकल्टी है, ये भी हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डिटेल में अच्छे से समझेंगे इसको। इसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने स्पेसिफाई लिखे हैं, मैं इसको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे को रीडिंग में भी मसला हो, राइटिंग में भी मसला हो, और मैथ्स में भी मसला हो, तो अगर इन तीनों में मसला है आप उसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर डायग्नोज करेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि बच्चे को सिर्फ रीडिंग में मसला है तो आप उसको डायग्नोज स्पेसिफाई करेंगे कि इसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है विद इम्पेयरमेंट इन रीडिंग, सिर्फ रीडिंग में, जिसको डिसलेक्सिया बोलते हैं, जिसमें बच्चे को वर्ड्स की रिकग्निशन नहीं है, रीडिंग में मसला है, स्पेलिंग एरर्स करता है, ठीक है। दूसरा है अगर उसको राइटिंग में मसला है तो आप लिख देंगे कि इस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है विद इम्पेयरमेंट इन राइटिंग विद डिस्ग्राफिया। और अगर उस डिस्ग्राफिया वही है जिस जहाँ पे उसको रिटन फॉर्म में मसला है, चीज़ों को लिखने में मसला है, अपनी बात को लिख के बताने में बहुत ज़्यादा मसला है, स्पेलिंग एरर्स बहुत ज़्यादा है, ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज़्यादा हैं, राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो जो पैराग्राफ लिखना होता है उसको एक सीक्वेंस में नहीं लिखता, मतलब अगर आप उसकी लिखी हुई राइटिंग को देखेंगे बहुत ख़राब सा लिखा हुआ होगा, जिसको बोलते हैं मैसअप हुआ होगा सारा। इसके अलावा अगर उसको मैथ्स में मसला है तो आप लिख लेंगे कि लैंग्वेज डिसऑर्डर है विद इम्पेयरमेंट इन मैथ्स, और उसमें वही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स वगैरह मसला है। इसके नीचे उन्होंने सेवेरिटी लेवल दिया है, सेवेरिटी लेवल 3 है, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। अगर आप इसमें माइल्ड लेवल का देखेंगे तो माइल्ड लेवल में उन्होंने लिखा हुआ है कि डिफिकल्टी हो 1 या 2 डोमेन में, जिसको सिंपल आप ये भी कह सकते हैं 1 या 2 सब्जेक्ट्स में भी बच्चे को मसला हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको थोड़ी बहुत सपोर्ट देते हैं, थोड़ी बहुत उसको टारगेटेड अप्रोच देते हैं ना, इंटरवेंशंस करते हैं, कुछ टेक्निक सिखाते हैं, कुछ लर्निंग स्ट्रेटजी सिखाते हैं, तो बच्चा इंप्रूव कर जाता है। ये माइल्ड लेवल का होता है। लेकिन थोड़ा बहुत आपको साथ साथ करते रहना पड़ता है, सपोर्ट देते रहना पड़ता है। इसके अलावा अगर मॉडरेट लेवल का है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि बच्चे को अगर इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाए ना कि आप नॉर्मल तरीके से उसको ना पढ़ा पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा टारगेटेड इंटरवेंशंस करनी पड़े, टारगेटेड अप्रोच लेके चलनी पड़े, मीन्स के अगर एक बच्चे को जिस तरह टीचर पढ़ाता है, अकेडमी पढ़ाता है, तो वो उसके लिए काफ़ी ना हो,
उसको बहुत स्पेसिफिक करके पढ़ाना पड़े, उसको बाकी बच्चों से ज़्यादा टाइम ज़रूरत हो। जैसे एक बच्चा एक टेस्ट जो है वो 1 घंटे में करता है, तो आप इसको 1.5 घंटा देते हैं, ठीक है। इसको कंसंट्रेशन के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और इसको एक सपोर्ट चाहिए होती है, सर्विसेज सपोर्ट चाहिए होती है, पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, काउंसलर की तरफ से। टारगेटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसको ज़्यादा टाइम चाहिए, इसको टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़्यादा सिखाया जा सकता है। तो वो अगर आप यूज़ करेंगे तो इसमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। थोड़ी बहुत, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है, जिसको आप कह सकते हैं कि ऑन एवरेज इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। इसके बाद तीसरा आ जाता है सवेयर लेवल का। अब जिस बच्चे को स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर सवेयर लेवल का होगा ना, उसके लिए बहुत सारी जो डोमेन्स होंगी ना, एकेडमिक डोमेन्स, वहाँ पे वो लेक कर रहा होगा। आप उसको बहुत टारगेटेड किस्म के आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स बना के देंगे, तब जाके वो कुछ ना सीखना शुरू करेगा। और इवन अगर आप बहुत टारगेटेड सपोर्ट सर्विस भी बना लेंगे, टीचर से, पेरेंट्स से, आप ऐसे प्लान्स भी बना के दे देंगे, फिर भी वो तमाम एरियाज में इंप्रूवमेंट शो नहीं करेगा, वो बहुत स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट शो करेगा। मॉडरेट में ये होता है कि वो तकरीबन एरियाज में ना कुछ इंप्रूवमेंट शो कर रहा होता है। माइल्ड में तो वो इंप्रूवमेंट शो कर देता है, मॉडरेट में कुछ एरियाज में वो इंप्रूवमेंट शो कर देता है, और सवेयर में वो हर एरिया में इंप्रूवमेंट शो नहीं करता, कुछ ही एरियाज में इंप्रूवमेंट शो करता है। अच्छा, कुछ बातें आपने इन बच्चों के बारे में समझनी है जिनको स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर होता है। एक तो ये कि इनके अंदर हो सकता है कि अटेंशन डिले हो, मींस के इनकी जो कंसंट्रेशन है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो, एज के साथ जल्दी डेवलप ना हो। लैंग्वेज आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो, लेट बोलना सीखें, या मोटर स्किल्स, ठीक है, वो थोड़ी लेट इनकी डेवलप हो। और इनका जो है ना विजुअल लर्निंग बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब वीडियोस के थ्रू चीज़ों को देख करना, ये ज़्यादा सुन के इतना नहीं जल्दी सीखते, ये देख के ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, विजुअल लर्नर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें क्योंकि लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इनमें सुसाइडल आइडिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, और सुसाइडल अटेम्प्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इनके अंदर। और अगर इनसे रिलेटेड आप मजीद डिटेल भी लेना चाहते हैं ना, मूवीज़ के थ्रू आप ले सकते हैं। कुछ 3 मूवीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो आप ज़रूर देखें। एक मैं आपको बता चुका हूँ, तारे ज़मीन पे देखें। एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है द बिग पिक्चर, रीथिंकिंग डिसलेक्सिया, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। और एक ड्रामा है जिसका नाम है अ माइल इन हिज शूज़, तो ये एक ऑटिज्म और डिसलेक्सिया के ऊपर ये एक फिल्मी ड्रामा है, ये भी आप ज़रूर देख सकते हैं। अब आ जाते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ऊपर। बड़ा मज़े का ये सेक्शन है। जब आप लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ देखते हैं तो सबसे पहला है इसके अंदर नॉर्मल वेरिएशंस। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि क्या आप हर बच्चे को डायग्नोज करेंगे, नहीं करेंगे। जब भी आपके पास बच्चा है, स्टार्ट में स्क्रीनिंग करते हुए आपने इस फैक्टर को लाजमी देखना है कि आपने इससे डिफरेंशिएट करना है। नॉर्मल वेरिएशंस में क्या आता है कि क्या एजुकेशनल सेटिंग ऐसी है कि बच्चा वहाँ पे सीख पा रहा है सही से कि नहीं पा रहा, वो सेटिंग जो है बच्चे को सूट करती है नहीं करती। इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसको आप कहते हैं, क्या वो तो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, ये ना इन्वायरमेंट इस ठीक ना हो, और आप जो है उसको डिसऑर्डर डायग्नोज कर रहे हो। या फिर आपने देखना है कि टीचर जो है वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है नहीं देता, टीचर का पढ़ाने का तरीका कैसा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर बच्चा जो है किसी क्लासरूम एनवायरनमेंट से तो अफेक्ट नहीं हो रहा, बुलिंग तो नहीं हो रही, कि कोई लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है, ये तो नहीं है बच्चा किसी और कल्चर से आया हुआ है, यहाँ पे कोई और कल्चर है, कोई और लैंग्वेज है, वहाँ उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है कोई और है, और ये लैंग्वेज उसको समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, और आपको ये लगने लग जाए कि शायद इसको लर्निंग डिसेबिलिटी है। आपने उन नॉर्मल फैक्टर्स को बाकायदा देखना है, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस देखनी है कि क्या वहाँ से कोई ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है, उसका सारा रूटीन प्लान देखना है, क्या वो पढ़ता है बाकायदा सही से रूटीन में पढ़ता है, मेमोरी अटेंशन उसकी एक्यूरेट है कि ठीक है कि नहीं है, वो आपने लाजमी देखनी है। तो ये नॉर्मल जो चेंजेस आते हैं ना जिसकी वजह से एकेडमिक्स बच्चे की इफेक्ट हो सकती है, आपने वो लाजमी देखनी है, और वो स्क्रीन करना है पहले आपने। अगर वो स्क्रीन आउट हो जाए, नॉर्मल वेरिएशंस आ रही हैं, तो फिर आप उसको इस डिसऑर्डर में डायग्नोज नहीं करेंगे, आप वो नॉर्मल चेंजेस लाएंगे और वो बच्चे के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप दूसरा फैक्टर देखेंगे तो वहाँ इन्होंने लिखा हुआ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी ना लर्निंग डिफिकल्टीज आती हैं, जिस बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उसकी भी लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं। अब आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखिए, जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर होता है ना, अक्सर उसमें आईक्यू लेवल बच्चे के जब आप चेक करते हैं, आईक्यू टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो वो बहुत बेहतर होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं, अडॉप्टिव लर्निंग बेहतर होती हैं। लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जो है बच्चे की आईक्यू लेवल जो है वो बहुत ख़राब होता है। लेकिन क्योंकि उसमें लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, तो अगर ऐसा हो कि एक बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, साथ में उसको लर्निंग प्रॉब्लम भी हो, लेकिन लर्निंग प्रॉब्लम उस रेंज से ज़्यादा हो जाए, उतना ज़्यादा हो जाए
जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों को नहीं होता, उससे ज़्यादा उसको लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। तो साथ में आप ये कह सकते हैं कि बच्चे को लर्निंग डिफ़िकल्टी भी है, लर्निंग डिसेबिलिटी भी है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है, दोनों साथ में भी आ सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ उन्होंने लिखा हुआ कि आपने इसको डिफरेंशिएट करना है न्यूरोलॉजिकल और सेंसरी डिसऑर्डर्स से, ठीक है। जैसे उन्होंने नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, पेडियाट्रिक स्ट्रोक है, ब्रेन इंजरी है, या कोई इम्पेयरमेंट है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, या विजन इम्पेयरमेंट है। एक बच्चा सुन नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा, ठीक है, उसके सुनने और देखने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको ये डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करेंगे। कोई ब्रेन इंजरी है, पेडियाट्रिक स्ट्रोक्स बोलते हैं कि एक बच्चे के जो ब्रेन में ब्लड का फ्लो है वो कहीं इंटरप्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, तो उसको ये पेडियाट्रिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आप उसको ये डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करेंगे। इसके बाद इन्होंने चौथे नंबर पर लिखा है न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। अब ये बहुत सिंपल सा है। न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर में क्या होता है, उसमें भी डिक्लाइन आता है, मेमोरी के अंदर, अटेंशन के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, लर्निंग के अंदर डिक्लाइन आ रहा होता है, और इसमें भी लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही होती हैं। अब इस सिंपल है कि न्यूरोकॉग्निटिव में क्योंकि डिक्लाइन आता है और इसमें लर्निंग के अंदर डिक्लाइन आता है, पहले उसकी लर्निंग अच्छी होती है, मेमोरी अच्छी होती है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें डिक्लाइन आ जाता है। इसमें तो लर्निंग होती ही नहीं है, ठीक है, उसमें वो सीखने में ही बड़ी डिफिकल्टी आ रही होती है, डिक्लाइन तो दूर की बात है। और दूसरा, वो जो है वो बड़े बंदों को होता है, 18 साल से ऊपर ऊपर होता है। ये जो है ये 18 साल से नीचे नीचे बच्चों को आप डायग्नोज करते हैं, ठीक है। और इम्पेयरमेंट का भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, उसकी इम्पेयरमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है, इस बच्चे की इम्पेयरमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसके बाद जिस डिसऑर्डर से आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है वो है साइकोटिक डिसऑर्डर। वो तो मैं आपको पहले भी डिसऑर्डर्स में बता चुका हूँ। साइकोटिक से जब भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिनको साइकोटिक डिसऑर्डर ज़ाहिर है उनको भी लर्निंग डिफिकल्टीज आ सकती हैं, तो सिंपल वही है, उसमें हेलुसिनेशंस और डिलीजन्स ये होती हैं साइकोटिक डिसऑर्डर में, और इसमें नहीं होती बिल्कुल भी। इसके बाद आपने इसको ADHD से भी डिफरेंशिएट करना है। ADHD में भी ना बच्चों की पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है, और इसमें भी एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर होती है, लेकिन वहाँ पे अटेंशन डेफिसिट की वजह से होती है और हाइपर एक्टिविटी की वजह से होती है। और यहाँ पे जो है हाइपर एक्टिविटी या अटेंशन डेफिसिट इतना खास नहीं, अटेंशन डेफिसिट हो सकता है, हाइपर एक्टिविटी इतनी खास नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है दोनों साथ में भी आ सकते हैं। अगर एक बच्चे को ADHD है और साथ में लर्निंग डिफिकल्टी है, लेकिन ऐसी लर्निंग डिफिकल्टी है कि जब वो हाइपर एक्टिव नहीं होता और अटेंशन देता है तो वो सीख लेता है और उसको आ जाता है और वो भूलता भी नहीं है, तो उसका मतलब है कि उसको सिर्फ ADHD है, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा बच्चा है कि वो हाइपर एक्टिविटी आप कंट्रोल भी करते हैं, अटेंशन डेफिसिट भी कंट्रोल करते हैं, फिर भी उसकी लर्निंग उसी तरह नहीं हो रही जैसे एक लर्निंग डिसऑर्डर के बंदे की नहीं होती, तो फिर आप इन दोनों को साथ में डायग्नोज करेंगे। और साथ में इसके बाद देखें कि किन किन के डिसऑर्डर के साथ कोमॉर्बिड हो सकता है, 2 डिसऑर्डर साथ में आ सकते हैं। ADHD और लर्निंग डिसेबिलिटी साथ में हो सकता है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर और लर्निंग डिसेबिलिटी साथ में हो सकते हैं, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, और साथ में ये भी हो सकता है ऑटिज्म के साथ भी ये डिसऑर्डर आ सकता है, और एंजाइटी, डिप्रेशन और बाइपोलर के साथ भी ये डिसऑर्डर इकट्ठा दोनों साथ में आ सकते हैं। अब आ जाते हैं कि अगर इस किस्म का बच्चा आपके पास आ जाए तो आपने उसको कैसे किस पैरामीटर पे चेक करना है। तो एक सिम्टम चेकलिस्ट हमेशा से बना के रखें, मैं हर डिसऑर्डर में बना के बताता हूँ कि उन सिम्टम्स को आप कंफर्म करते हैं। इन सिम्टम्स की आप सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री बना लें, ठीक है, आई फील लाइक दिस या आई डू दिस, या पेरेंट्स रिपोर्ट बना लें कि माई चाइल्ड डू दिस, माई चाइल्ड फील दिस, ठीक है, वो बना लें, या फिर इन सिम्टम्स के ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ करवा के कंफर्म कर लिया करें। सारे सिम्टम्स में पीछे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे मैं वन बाय वन सिर्फ सीरीज में हम नाम लिखेंगे। सिम्टम्स को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ, डिस्लेक्सिया के अलग बताता हूँ, डिस्ग्राफिया के अलग और डिस्कैल्कुलिया के अलग। आप मेन हेडिंग दे सकते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी डिसऑर्डर, और नीचे डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया अलग अलग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिम्टम डिस्लेक्सिया का जो आपने देखना है कि बच्चे को वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने में मुश्किल आती हो। दूसरा सिम्टम अगर आप देखेंगे तो डिफिकल्टी विद डिकोडिंग। इसके अलावा तीसरा सिम्टम अगर आप देखेंगे पुअर रीडिंग फ्लुएंसी हो। लास्ट में 5वें नंबर पे है कि डिफिकल्टी आती हो चीज़ों के स्पेलिंग के अंदर, मतलब स्पेलिंग एरर्स बहुत ज़्यादा करता हो। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये 5 सिम्टम मैंने आपको बता दिया डिस्लेक्सिया के। अब 4 सिम्टम मैं आपको बताऊंगा डिस्ग्राफिया के। पहला सिम्टम, उसकी जो हैंड राइटिंग है ना वो बहुत ख़राब हो, बहुत पुअर किस्म की हो। दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो डिफिकल्टी स्पेलिंग, मैं बता चुका हूँ, उसकी स्पेलिंग की बहुत ज़्यादा, सिंपल वर्ड्स के स्पेलिंग की भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स आती हों। उसके बाद पुअर ग्रामर और पंक्चुएशन हो, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके अलावा डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसकी जो अगर थॉट्स है ना उसको लिखने में मसला हो, ये मैं पहले बता चुका हूँ। या एक पैराग्राफ उसने लिखा हुआ तो
वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में ना वो बहुत मेस अप हुआ हुआ हो। इसके अलावा आ जाते हैं डिसकैलकुलिया की सिम्टम्स के ऊपर। पहला सिम्टम उनमें अगर आप देखें कि डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग मैथ्स कॉन्सेप्ट्स, नंबर सेंस या प्लेस द वैल्यू। इसके अलावा डिफिकल्टी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो, कैलकुलेशंस जिसमें आती हैं उसका मसला हो, मैथमेटिकल रीजनिंग के जो मैथ के प्रॉब्लम हैं उनको सॉल्व करने में मसला आता हो, मैथमेटिकल फैक्ट्स के उनको मेमोराइज ना कर सकते हों, या बेसिक मैथमेटिकल फैक्ट्स को जो है ना वो रिकॉल ना कर सकते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जैसे मैथ के टेबल्स ना उनको भूल जाते हों, या वो जो नंबर फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ 10+10 वो उनके लिए ज़्यादा से प्रॉब्लमेटिक हों। तो ये सिम्टम आपने देखने। इसके अलावा जो सिम्टम आपने साथ में देखने हैं इन्हीं के साथ, कि एक तो वो परसिस्टेंट एकेडमिक अंडर अचीवमेंट आती हो, कि मीन्स उसका रिजल्ट कंसिस्टेंटली ख़राब आ रहा हो। इसके अलावा पुअर टेस्ट परफॉर्मेंस हो उसकी, ठीक है, गैप हो उसके इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक अचीवमेंट में, कि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल अच्छा और एकेडमिक अचीवमेंट जो उसकी है वो ख़राब हो। और इसके अलावा इम्पेयर्ड डेली फंक्शनिंग हो। ये सब सिम्टम है जो आपने कंफर्म करने एक बच्चे के अंदर, और फिर आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि इसको स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर, कि इस किस्म का बच्चा अगर आपके पास आए तो आपने उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। सबसे पहले वही केस हिस्ट्री डिटेल में लेनी है, स्पेशल चाइल्ड केस हिस्ट्री फॉर्म लें, ज़्यादा अच्छा हो जाता है। माइलस्टोन देखें उसने कितने अचीव किए हैं, वो चेकलिस्ट मुकम्मल करें। इसके अलावा सिम्टम चेकलिस्ट आप कंफर्म करें, जो सिम्टम्स उस बच्चे में पाए जाते हैं उनको कंफर्म करें। साथ में नॉर्मल वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करें कि वो फैक्टर्स तो नहीं, उन फैक्टर्स को एलिमिनेट कर दें। इसको एवेल्युएट करेंगे ना तो आपको पहले तो पता चल जाएगा कोई नॉर्मल वेरिएशन की वजह से तो बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टी नहीं है। अगर इन सब में नहीं है तो फिर आपने उस बच्चे को डायग्नोसिस दे सकते हैं, लेकिन डायग्नोसिस देने से पहले आप उसकी कुछ एवेल्युएशन करा लें। जैसे सबसे पहले आप उसकी मेडिकल एवेल्युएशन करा लें, आप उसका हेयरिंग चेकअप करा लें, विजन चेकअप करा लें कि उसकी सुनने की और देखने की सलाहियत बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा आप उसका न्यूरोलॉजिकल टेस्ट करा लें कि कोई ब्रेन इंजरी वगैरह तो नहीं है, न्यूरो इमेजिंग करवा लें, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करवा लें, मेटाबॉलिक और बायोकेमिकल स्क्रीनिंग करवा लें, ठीक है, कि यूरिन टेस्ट के थ्रू हो जाते हैं, थायराइड टेस्टिंग हो जाती है, ब्लड टेस्ट के थ्रू हो जाता है। मेटाबॉलिक क्यों होता है कि आपको पता चले कि वो जो खा रहा है उसकी डाइजेशन प्रोसेस ठीक है कि नहीं, कि उसकी ब्रेन की ग्रोथ के लिए जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली उसको मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। ये ना हो कि वो उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस ही ठीक ना हो, ठीक है। इसके अलावा आप उसका डाइट एवेल्यूएशन करवा लें कि वो डाइट क्या ले रहा है, उसकी डाइट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि इनके ब्रेन की ग्रोथ हो रही होती है, अभी चल रही होती है, तो उनको जो न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं वो एक डाइटिशियन के थ्रू पता चल सकते हैं आपको। ये मेडिकल एवेल्यूएशन साथ साथ आपने करवाते रहना है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई फैक्टर्स हैं तो उनको ज़रूर एड्रेस होना चाहिए। फिर आप अपनी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग साथ करें ताकि आप कंफर्म कर लें कि इसको यही डिसऑर्डर है। इसमें बहुत से टेस्ट यूज़ हो सकते हैं। मैं आपको कुछ टेस्ट के नाम बता देता हूँ। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो आपको शायद अवेलेबल हो जाएँ, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो आपको ख़रीदने पड़ेंगे। और अगर आपके पास नहीं, कुछ ऑनलाइन भी आपको मिल सकते हैं, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जब आपको एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी फिर ज़ाहिर है आप उनका सहारा नहीं ले सकते, लेकिन फॉर अ ट्रीटमेंट आप उनको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो टेस्ट बता देता हूँ जो लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए एज अ कंबाइन अप्रोच यूज़ हो सकते हैं, मीन्स के उसमें डिसलेक्सिया भी चेक हो सकता है, डिस्ग्राफिया भी चेक हो सकता है और डिस्कैलकुलिया भी हो सकता है। जैसे सबसे पहला है वेस्लर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट। इससे आप अचीवमेंट देखते हैं बच्चे की रीडिंग में कैसी है, राइटिंग में कैसी है और मैथ्स में कैसी है। इसके अलावा वुडकॉक जॉनसन टेस्ट फॉर अचीवमेंट है, ये भी रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स को असेसमेंट करता है इसकी। तीसरे नंबर पे अगर आप देखें कंप्रीहेंसिव टेस्ट फॉर फोनोलॉजिकल प्रोसेस है, फोनोलॉजिकल मेमोरी और रैपिड नेमिंग वगैरह आप इसमें असेसमेंट उसकी करते हैं। चौथे नंबर पे स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट है, या वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट, आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद है नेप्सी। नेप्सी जो है न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है, जिससे आप अटेंशन, मेमोरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग जो है बच्चे की वो चेक कर सकते हैं। ये थे कंबाइन। अब आ जाते हैं जो डिसलेक्सिया के लिए स्पेसिफिकली आप यूज़ कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट। ये एक अच्छा टेस्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं। द टेस्ट ऑफ वर्ड रीडिंग एफिशिएंसी, ये आप यूज़ कर सकते हैं। द शेविट्स डिसलेक्सिया स्क्रीन, आई होप सही प्रोनाउंस किया होगा, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये कंप्यूटराइज स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये आपको ख़रीदना पड़ता है। इसके अलावा सिंपल व्यू ऑफ रीडिंग असेसमेंट, ये आप अपने ऑन पे भी कर सकते हैं कि आप एक रीडिंग करवा लें। जैसे मैंने 4th क्लास की बुक्स मंगवा ली थी 8th क्लास के बच्चे के लिए, कि मैं असेस करूँ वो कहाँ कहाँ। और जब आपके पास सिम्टम्स की चेकलिस्ट होती है, गूगल कर लें, आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स मिल जाएंगे रीडिंग के अंदर, क्या क्या चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है, आप उस पर असेसमेंट कर सकते हैं, एक आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं डिस्ग्राफिया के लिए कौन से टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला टेस्ट जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो है टेस्ट ऑफ रिटन लैंग्वेज। इसमें आप राइटिंग, स्पेलिंग, पंक्चुएशन और ओवरऑल कंपोजिशन चेक करते हैं बच्चे की।
ये आप कर सकते। दूसरे नंबर पर डिस्ग्राफिया स्क्रीनिंग टेस्ट, ये टेस्ट मैंने खुद भी यूज़ किया हुआ है। मैं अगर सच बताऊं तो मुझे खास इतना इफेक्टिव नहीं लगा जिस लेवल का इसको होना चाहिए था, बट आप यूज़ कर सकते हैं। मैं भी इफेक्टिव हो, आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो, क्योंकि मेरा मानना था क्योंकि उसमें रिटन एक्सप्रेशन की मुझे कमी थोड़ी नज़र आई है, तो इस वजह से मुझे इफेक्टिव नहीं लगा। तीसरे नंबर पर जो टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं वो है हैंड राइटिंग असेसमेंट प्रोटोकॉल। ये आपको ख़रीदना पड़ता है। इसमें आप लेटर फॉर्मेशन देखते हैं, बच्चे की राइटिंग की साइज़ जो उसने फॉन्ट्स के बनाए हैं, स्पेसिंग अलाइनमेंट कैसी है, फ्लुएंसी ऑफ राइटिंग कैसी है, ये आप उसमें असेसमेंट करते हैं। एक प्रोटोकॉल्स का टेस्ट होता है, वो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पे अगर आप देखें द विजुअल मोटर इंटीग्रेशन टेस्ट है। पांचवें नंबर पे ऑब्जर्वेशनल स्क्रीनिंग, ये भी आप कर सकते हैं, आप अपने ऑन पे भी कर सकते हैं। आप बच्चे को एक पैराग्राफ लिखने के लिए देते हैं, फिर आप उसमें देखते हैं कि अच्छा इसने लेटर फॉर्मेशन कैसी की है, स्पेलिंग मिस्टेक्स कितनी है, ऑर्गेनाइज कितना किया हुआ है, मतलब एक जैसे हम लिखते हैं ना, एक ऑर्गेनाइज करके सीक्वेंस में नीट एंड क्लीन लिखते हैं, इन्होंने मेसअप तो नहीं किया हुआ, तो वो सारा आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्कैलकुलिया के लिए आप जो टेस्ट यूज़ कर सकते हैं वो है डिस्कैलकुलिया स्क्रीनर, वो आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्कैलकुलिया चेकलिस्ट, एक सिंपल चेकलिस्ट है जैसे मैंने आपको पीछे बना के दी है। अब लेकिन आप अलग से बनाएंगे तो वो बहुत इफेक्टिव होगी। अगर आपको चाहिए आप मुझसे मांग भी सकते हैं, एक अलग से डिस्कैलकुलिया की चेकलिस्ट है, वो मैं आपको बना के दे दूंगा। इसके अलावा जो आप टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं वो है की मैथ डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, ये आप कर सकते हैं। TEDI मैथ है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रीवियस ग्रेड्स मैथ के जो रिजल्ट्स हैं उसको भी आप ऑब्जर्व करें, कीनली ऑब्जर्व करें, देखें वहाँ पे उसने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। ऑनलाइन भी डिस्कैलकुलिया के स्क्रीनर्स आते हैं, मैंने खुद भी यूज़ किया हूँ। मैं ऑनलाइन देखता था और उनको खुद से पेज पे कराता था, जस्ट टू गेट एन आइडिया। आपको आइडिया मिलता है, आप डायग्नोसिस नहीं देते। अगर आपने रिपोर्ट सबमिट करानी है किसी को तो फिर तो आपको डायग्नोसिस देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने फिर ट्रीटमेंट करना है और बेहतरी की तरफ लेके जाना है तो फिर आप इनकी हेल्प भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप अच्छे टेस्ट को बाय करें, उनको अप्लाई करें। अब आ जाते हैं कि कौन कौन सी थेरेपीज आप अप्लाई कर सकते हैं। थेरेपीज डिपेंड करती हैं एज के ऊपर, बच्चे की, उसके सिवियरिटी लेवल के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, किस एनवायरनमेंट में वो रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप थेरेपीज जो हैं चूज करते हैं। और जितना स्वेयर होगा ना ये डिसऑर्डर, उतना टारगेटेड IEP आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपने जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स साथ साथ इंप्रूव करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या क्या करना है, आपने उसकी पर्सनैलिटी पे बच्चे की काम करना है, उसकी डाइट पे काम करना है, उसके इंटरेस्ट एक्सप्लोर करने हैं, एक्सरसाइज प्लान बनाना है, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग देनी है, पेरेंट्स को आपने ट्रेन करना है। अगर उसकी जो लैंग्वेज है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो स्पीच थेरेपिस्ट को आपने साथ में लाजमी रेफ़र करना है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को आपने रेफ़र करना है। अगर उसकी फाइन मोटर स्किल्स में कोई प्रॉब्लम है वो आपने लाजमी करना है। अटेंशन मेमोरी इंप्रूवमेंट एक्सरसाइजेज आपने उसको लाजमी करानी है। ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं जो आपने साथ साथ ट्रीट करने हैं। अब आ जाते हैं कि आप उसका ट्रीटमेंट प्लान कैसे बनाएंगे। अगर तो अर्ली स्कूलिंग में बच्चा आया हुआ है ना कि बिल्कुल स्टार्ट में और आपको पता चल गया कि इसके साथ ये इशू है, फिर तो ज़रा ईजी हो जाता है बेसिक सिखाना, क्योंकि वो फोनिक्स सिखाने होते हैं, ABC सिखानी होती है, वर्ड्स की रिकग्निशन करानी होती है, वो स्टार्ट में आप करवा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया हुआ है कि बच्चा काफ़ी लेट आपके पास आ रहा है, ग्रेड 4, ग्रेड 5, ग्रेड 6 में आपके पास आ रहा है, वहाँ पे आप बेसिक्स पे काम करना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे आपके पास जो लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चा अगर सिवियर लेवल पे डायग्नोज हो गया ना आपके पास स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर के ऊपर, और वो स्टार्टिंग में है, तो आप उसकी स्कूलिंग ख़त्म करवा देते हैं, ठीक है। आप उसके लिए स्पेशल एजुकेशन कर देते हैं, बहुत टारगेटेड किस्म की वो उसका IEP बनाते हैं। वो कभी एक अलग लेक्चर में बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा कि IEP आपने कैसे बनाना है। उसमें क्या होता है, आप आइडेंटिफाई करते हैं इसको कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती, फिर टारगेट रखते हैं 3 महीने में ये सिखाना है, 6 महीने में ये सिखाना है, 9 महीने में, 12 महीने में क्या कुछ सिखाना है, उसका टारगेट कर लेते हैं। वो एक टारगेटेड IEP आप बनाते हैं। अब जो मॉडरेट, जो आपको स्कूल में मिल जाएंगे, स्कूल्स में आपको सिवियर लेवल का नहीं मिलेगा अक्सर, जो माइल्ड टू मॉडरेट, मॉडरेट टू सिवियर या मॉडरेट वाले आपको ये जो स्कूल में मिलेंगे, इनका आपने क्या करना है। इनके आपके पास 2 ऑप्शन दे जाते हैं, जिसमें से पेरेंट्स एक ही यूज़ करते हैं, दूसरा बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमारा कल्चर इस किस्म का है। पहला ऑप्शन जो मैं उनको बताता होता हूँ, जो मैं कहता हूँ ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, अगर आप ये यूज़ करें कि बच्चे का स्कूल ख़त्म कर दें, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। तो वो चाहते हैं कि बच्चा जो है ना 6-8 घंटे स्कूल जा ही जाए। अब मैं उनको ये बताता हूँ कि बच्चा स्कूल में जाके नहीं पढ़ पा रहा। आप क्या करें, पहले आप आइडेंटिफाई कर लें मेरे साथ मिलके कि इसको क्या-क्या चीज़ नहीं आती। फिर इसको एक अकेडमी में एडमिशन करवाएं। एक अकेडमी में एक टीचर हो जो सिर्फ इसी को पढ़ाए और किसी को ना पढ़ाए उस टाइम पे। इसको ये बेसिक चीज़ें पढ़ाए जिसको अभी नहीं आती, और फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए, 3-4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए, उसमें से स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ाए। फिर हम मेरे साथ काउंसलिंग करवा लें, फिर हम मिलके इसके इंटरेस्ट एक्सप्लोर करते हैं और उस पे इसको लेके चलते हैं। ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ये हो जाएगा। और साथ साथ आप इसकी डाइट बेहतर करें, आप इसकी एक्सरसाइज बेहतर करें। और कुछ अकेडमीज जिस किस्म का उसका इंटरेस्ट है ना,
लाइक उसको क्रिकेट का इंटरेस्ट है, क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करा दें, बॉक्सिंग करवा दें, पेंटिंग का है पेंटिंग करवा दें, अगर मैकेनिकल है या एक्सपेरिमेंटल है तो उस किस्म की एकेडमीज में इसको एडमिशन करवा दें। दूसरा ऑप्शन जो वो अवेल करते हैं, जिसमें फिर मैं उनको हेल्प आउट करता हूँ, वो ये है कि वो स्कूल ही दाखिल करें। स्कूल में क्या करते हैं कि हम उनका टाइम टेबल बना लेते हैं। जैसे उसने 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हम उसको 4 पे कर देते हैं। उसको 4 सब्जेक्ट्स वो जिनमें उनकी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी है या उनका इंटरेस्ट है, आप वो चूज कर लें, ताकि वो थोड़ा बहुत पढ़े, उसको कॉन्फिडेंस मिले कि वो थोड़ा बहुत अचीव कर सकता है। उसमें टॉपिक्स को ना आप कोशिश करें कि स्पेशलाइज्ड टीचर के साथ मिलकर उसको बोलें कि हम इसके टॉपिक्स डिजाइन करते हैं, इसको होमवर्क का तरीका डिजाइन करते हैं। आपने होमवर्क इसको ऐसे नहीं देना जैसे बाकी बच्चों को देते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देना है, इसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग दे दें, ठीक है। और इसको टाइम आपने कितना देना है, टॉपिक्स कम कर देने हैं, ठीक है, टाइम थोड़ा बढ़ा देना है, इसको टेस्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देना है, आपने पेपर में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे देना है, ये आपने करना है। उसके अलावा जो 4 सब्जेक्ट्स रह जाते हैं उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसकी एक इंटरेस्ट की क्लास रखें। अगर उसको पेंटिंग का इंटरेस्ट है तो उसकी पेंटिंग की क्लास हो, अगर उसको एक्सपेरिमेंट का इंटरेस्ट है तो एक्सपेरिमेंट की क्लास हो। एक क्लास उसकी वीकनेस की हो, ठीक है, एक इंटरेस्ट की होगी, एक वीकनेस की हो जाए। जैसे उसकी अगर रीडिंग वीक है, एक रीडिंग की क्लास हो, कि अलग से जब 4 क्लासेस के बाद वो बाहर निकले तो 5वीं क्लास उसकी रीडिंग की हो, वो एक किसी टीचर को या किसी और बंदे को, अलग से बंदा हो, उसको रीड आउट करके बताए कि आज मैंने क्या पढ़ा है, उसको रीड आउट करके बताया और अपनी मिस्टेक्स ठीक करता रहे। एक राइटिंग की क्लास हो सकती है, एक टाइपिंग की अलग से क्लास होती है। टाइपिंग से ये कि उसके स्पेलिंग एरर्स भी ठीक होते हैं, वर्ड्स रिकग्निशन भी ज़्यादा होती है। तो मैं राइटिंग के साथ साथ टाइपिंग की क्लास भी रखता था कि बच्चा टाइप करके जो आज उसने पढ़ा है वो वापस आके अलग से क्लास में उसको टाइप करता होता था और फिर टीचर को जाके चेक कराता था मैंने ये टाइप किया। एक एक्सरसाइज की क्लास, तो आप उसकी जो 4 क्लासेज हैं उनको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड भी कर सकते हैं। और साथ साथ फिर आप एवेल्यूएट करते रहते हैं बाय मंथली या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। जब आपने उसका ऐसे स्पेसिफिक किस्म का टाइम टेबल बनाया, स्पेसिफिक थेरेपीज मैंने नहीं बताई आपको, टेक्निक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जैसे रीडिंग की टेक्निक्स हैं, राइटिंग की टेक्निक्स हैं। वो लेक्चर अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा वो बहुत लेंथी हो जाते हैं, इसलिए मैं वो थेरेपीज जो हैं उनकी टेक्निक्स जो हैं सिखाता नहीं हूँ, इसमें कवर नहीं करता। वो इंशाल्लाह मैं अलग से लेक्चर में कवर करूँगा। तो अगर आज आप समझेंगे ना, जब भी एक बच्चे को पढ़ाई में मसला हो, रीडिंग में, राइटिंग में या मैथ्स के अंदर, ठीक है, मेमोराइजेशन के अंदर भी हो सकता है, तो वो आप इन डिसऑर्डर्स के अंदर देखते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपने देख लिया, सिम्टम चेकलिस्ट मैंने आपको दे दिया, टेस्ट आपको दे दिए। थेरेपीज में मैंने आपको बता दिया कि आईईपी बनाते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कि आपने उसके इंटरेस्ट देखने। बेसिक अभी मैंने आपको बताया, बेसिक, अभी एडवांस पे नहीं गए कि आप उसको ट्रीट कैसे करेंगे, ये मैं आपको एक अलग से लेक्चर में बताऊंगा इंशाल्लाह। ये था आज का लेक्चर। मैंने कोशिश तो की है कि आपको ज़रा सिंपल सिंपल चीज़ें फ़िलहाल समझा दूँ, आहिस्ता आहिस्ता इसको मज़ीद डिटेल में, क्योंकि बेसिक साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए था तो इसलिए मैंने इसको सिंपल ही रखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।